प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की जो फिजिक्स हमारे जो पहला पार्ट है बच्चों, जिसको हम यहाँ पे ग्रुप ए से जानते हैं या खंड कैसे जानते हैं, ठीक है। टोटल 35 नंबर का आपका आता है। तो उसकी जो बच्चों आज की ये लास्ट यूनिट चलने वाली है आपकी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। और जो बच्चों आपकी जो यूनिट है वो 6 नंबर की आपकी यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर बच्चों आपका एक ही चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम बच्चों आपका यूनिट के नाम पर ही है, गुरुत्वाकर्षण ही, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, यानी कि हमें इस चैप्टर को केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको, ये वाला। और इस चैप्टर को बच्चों हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके 100% 6 नंबर आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका ये फर्स्ट ग्रुप का यानी कि खंड कै का पहले 11वीं क्लास की फिजिक्स में लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। आइए बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर चलने वाला है बच्चों आपका 11वीं क्लास में। ये चैप्टर नंबर बच्चों आपका 7 रहेगा, ठीक है। और ये बच्चों जो हमारा चैप्टर नंबर 7 आपका है, ये 11वीं क्लास की जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जो उसका पहला पार्ट होता है इसमें 35 नंबर आते हैं, उसमें से आपका लास्ट चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और बच्चों आज इसका जो लेक्चर चलेगा आपका, ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें बात करेंगे, देखिए गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं केपलर के नियम के बारे में। केपलर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने न्यूटन की गति के नियम के आधार पर जो ग्रह हमारे गति करते हैं उनके बारे में अपने नियम प्रस्तुत किए, अपने नियम दिए, जिसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ पर ग्रहों की गति संबंधित नियम, ठीक है। किसने दिए थे बच्चों? ये केपलर ने दिए थे। क्या बताया इन्होंने अपना नियम के माध्यम से? कि सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो पिंड आपके सूर्य के चारों गति करते हैं उनको बच्चों को क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। पृथ्वी सहित हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की संख्या बच्चों कितनी है? 8 है। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, ठीक है। नंबर 3 पृथ्वी आपका, नंबर 4 मंगल, 5 बृहस्पति, 6 शनि, 7 यूरेनियस और 8 आपका नेपच्यून। बुध ग्रह सूर्य के अधिक निकट होने के कारण सर्वाधिक ताप पर होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर आपको मिलेगा। तथा नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण सर्वाधिक ठंडा ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा है बच्चों, ठीक है, एवं बुध आकार में सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है तथा शनि ग्रह के चारों ओर सघन गैसों के वलय यानी कि रिंग बने हुए होते हैं। कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम बच्चों उपग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो गति करेंगे उनको कहा जाएगा ग्रह, और ग्रह के जो चारों ओर गति करेंगे उनको कहा जाएगा बच्चों आपका उपग्रह, ठीक है। तो देखिए, ग्रहों की गति संबंधित केपलर ने अपने मोस्टली 3 नियम दिए थे, ठीक है। तो देखिए बच्चों 3 नियम कौन कौन से यहाँ पर। तो जिसमें ग्रहों के संबंधित केपलर के जो नियम आते हैं बच्चों, तो पहले नियम को कहते हैं यहाँ पे या तो प्रथम नियम या द्वितीय नियम है बच्चों, तृतीय नियम। पहले नियम को बच्चों यहाँ पर कहते हैं कक्षाओं का नियम, दूसरे को कहते हैं क्षेत्रफल का नियम, तीसरे को कहते हैं बच्चों परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। परिक्रमण काल का नियम। नंबर 1 आपका क्या बच्चों यहाँ पर रेडी? नंबर 1 आपका है जाएगा यहाँ पर केपलर का प्रथम नियम अथवा कक्षाओं का नियम। तो उसमें इन्होंने क्या बताया? इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रति, जैसे आपको यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों, ये वाला, ठीक है। प्रत्येक ग्रह, जो भी आपका ग्रह होगा बच्चों, जैसे आपका सन है ये वाला, इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता रहता है, ठीक है। सूर्य के प्रति दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त कक्ष के किसी एक नाभिक नाभिक या नाभिक पर फोकस होता है। जैसे हमने दिखा रखा है कि चित्र 1 में आपका यहाँ पर सूर्य एस पर किसी ग्रह द्वारा चले गए दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के फोकस पर है, यानी कि ये इस पर आपका ये बच्चों फोकस होता है, ठीक है। जैसे आपका दिखा रखा है यहाँ पर ये फोकस रेडियस दिखा रखी है यहाँ पर आपकी R1, ठीक है। बिंदु P को उपसोर्स, ठीक है, तथा A को अपसोर्स कहते हैं, ठीक है। जो क्रमशः सूर्य से न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। बुध एवं प्लेटो के कक्ष अति दीर्घ वृत्ताकार होते हैं।
तो नॉर्मली आपको याद रखना है, अगर आपसे कहा जाता है कि केपलर की गति का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको क्या लिखना होगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त कक्ष के किसी एक नाभि पर फोकस होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। इसे केपलर की गति का प्रथम नियम भी कहते हैं और इसे बच्चों कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2, केपलर की गति का द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि कोई भी ग्रह जो होता है आपका सूर्य के चारों तरफ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। मतलब क्या हमारे कहने का यहाँ पर बच्चों आपसे कि जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास में यहाँ पर ये सन है, ठीक है, जैसे बच्चों आपका ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सन आ गया निकल के यहाँ पे, है ना, ऐसा हो गया यहाँ पर आपका। दूसरा आपके पास में मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से कोई आपका कोई उपग्रह यहाँ पर होगा, सॉरी कोई ग्रह होगा, ठीक है। दूसरा वाला बच्चों आपका यहाँ पर जा रहा है, मान लेते हैं कि ये बहुत दूर है, इसलिए समान समय में ये आपको क्षेत्रफल ये कम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हमारा मतलब आपसे कहने का यहाँ पर ये है कि समान समय में बच्चों ये समान क्षेत्रफल को तय करता है। ठीक है, जैसे आपको देख पा रहे होंगे ये वाला, अगर यहाँ से इसको देखें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो उसमें बच्चों कहा गया है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा बच्चों यानी कि यहाँ से सूर्य को इससे इस पॉइंट को मिलाने वाली, ए से बी, सॉरी अगर आप एस से ए को लेके मान के चलते हैं तो, ठीक है, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल बच्चों नियत रहती है। मतलब क्या है बच्चों, हमारा कहने का कि अगर कोई आपका ग्रह यहाँ पर है और सूर्य से इसकी दूरी यहाँ पर है और ये जितने समय में बच्चों यहाँ से बी पर जाएगा उतने ही समय में ये बच्चों यहाँ से बी सी से डी पर जाएगा। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो कि इसने ज्यादा क्षेत्रफल तय कर लोगे, उसने कम तय किया होगा, तो ये गलत होगा। हमारा मतलब यह है कि समान समय, जितना समय इसको लगेगा और जितना इसने एरिया तय किया है उतना ही बच्चों एरिया ये वाला रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, अर्थात सूर्य के परितः परिक्रमण करते हुए ग्रह का कोणीय संवेग बच्चों संरक्षित रहता है। जो बच्चों कोणीय चाल आपके निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये इसको जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जे अपॉन 2m नियतांक होगा। और ये आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि केपलर का दूसरा नियम जो होता है बच्चों वो कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके लिए ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि केपलर का द्वितीय नियम किस नियम के संरक्षण के तुल्य होता है, तो आपको बच्चों बताना है कि कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है तो आगे चल लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों तीसरे नियम के बारे में, तो तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों आपका कि केपलर का तृतीय नियम अथवा परिक्रमण काल का नियम, है ना, या इसको बच्चों कहते हैं आवर्तकाल। तो प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी का भी वर्ग है ना, उस ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष, जैसे अगर आप यहाँ देखें बच्चों अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है, यहां से यहां तक के जो आपके जा रहा है बच्चों ये वाला होगा आपका अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि ये डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, ये आपका लघु दीर्घ अक्ष है ना, ये आपका हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के घन, तृतीय घात या अर्थात यहाँ पर घन कह सकते हैं, इसके अनुक्रमणुपाती बच्चों होता है। यदि किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी तथा उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष से दूरी स्मॉल ए ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर, या इसको आर मान सकते हैं, है तो परिक्रमण काल का वर्ग तृतीय घात की समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप इस बात को याद रखेंगे, इसको हटा के यहाँ पे के को डाल दिया था, जहाँ पर के बच्चों क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हो बच्चों कि केपलर की गति के नियम का गणितीय स्वरूप लिखिए, तो आपको गणितीय स्वरूप लिखने के लिए अगर आता है तो आपको लिखना होगा बच्चों टी स्क्वायर बराबर कैपिटल के ए क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्टेंस है आपकी। ठीक है, पृथ्वी को अगर बच्चों गोल मान लिया जाता है, अर्थ को अगर गोल मान लिया जाता है तो वहां पर रेडियस आपको आर लेके चलनी होती है।
ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। आगे कहता है केपलर के नियमों से न्यूटन का निष्कर्ष। न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है, केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, कि न्यूटन ने केपलर के नियमों को देखकर अपने क्या निष्कर्ष निकाले। हमें जानते हैं कि जब सूर्य के चारों ओर, मान लेते हैं कि अगर आपके पास में बच्चों यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सूर्य आपके पास में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में अगर कोई भी आपका ग्रह यहाँ पर, है ना, गति कर रहा है, ठीक है, स्मलर दूरी पे, ठीक। तो जब ये बच्चों गति करेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि ये इसके वृत्ताकार कक्ष में गति करता है। तो जब वृत्ताकार कक्ष में गति करता है तो यहाँ पे बच्चों दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक, यहाँ पे एक तो काम करेगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बच्चों यहाँ पर काम करता है जब ये गति कर रहा होगा तो यहाँ पे वृत्तीय गति बच्चों तभी संभव होती है जब वहाँ पर एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा हो। इसका मतलब यहाँ पर एक अभिकेंद्र बच्चों बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कक्षाएं लगभग वृत्ताकार होती हैं, ठीक है, लगभग वृत्ताकार होती हैं, चूंकि केपलर के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह की क्षेत्रचाल नियत रहती है, तो वृत्त कक्षा में ग्रह की रेखीय चाल v भी नियत रहेगी। माना आपने मान लिया कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, रेखीय चाल स्मॉल v है, r त्रिज्या के वृत्त कक्ष में सूर्य के चारों परिक्रमण कर रहा है, तब उस पर अभिकेंद्र बल बच्चों काम करेगा आपका कितना, अभिकेंद्र बल आपका काम करेगा F बराबर mv²/r, ठीक है। तो जो यहाँ पर बच्चों t होगा वो परिक्रमण काल होगा, और हम जानते हैं भैया रेखीय जो चाल होती है v, वो तो आपका एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे परिक्रमण काल, ठीक है। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है बच्चों, उस वृत्ताकार पथ की परिधि, चूंकि वो वृत्ताकार है इसलिए परिधि होती है बच्चों आपको 2πr, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है बच्चों 2πr, और परिक्रमण काल हमने मान लिया t। तो इस वाले t v के मान को, इस वाले v के मान को बच्चों आपको क्या करना है, अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे, और जैसे ही बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो देन देखिए आप क्या हो जाता है आपका F बराबर आपका आ जाता है m/r, ठीक है। और r की वैल्यू जब वहाँ v की वैल्यू जब वहाँ रखेंगे तो आपका आएगा 2πr/t²। इसको बच्चों खोल लेते हैं, m/r इंटू में 4π²r² t², ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, इससे एक r आपका बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पावर, तो आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पे, आपके पास बचेगा यहाँ पे बच्चों 4π² इंटू m, ठीक है, m बचेगा यहाँ पे, r बचेगा अपॉन में t² बचेगा। इसका समीकरण हम बच्चों मान लेंगे 2, ठीक है। देखिए तो यहाँ से अब देखेंगे आगे बच्चों, इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे केपलर के तृतीय नियम से। अब केपलर के तृतीय नियम के बच्चों क्या कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि t² बराबर आपका जाता है बच्चों कैपिटल के इंटू में r³ चला जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि समीकरण 2 में मान रखने पर, जैसे बच्चों मान रखा जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ये F बराबर 4π² इंटू mr अपॉन में कैपिटल के r³ बन जाएगा, ठीक है। बट t² की जगह r³ आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों एक पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4π² अपॉन कैपिटल के mr अपॉन में r² इंटू में r, चूंकि यहाँ से बच्चों एक r से r कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पे F बराबर 4π² अपॉन कैपिटल के इंटू m अपॉन r², ठीक है। और 4π² अपॉन कैपिटल के ये तो कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ना बच्चों F प्रोपोर्शनल m अपॉन r²। तो यहाँ से न्यूटन ने बच्चों दो निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष बच्चों निकाला उसने कि कोई भी घेरा जब सूर्य के चारों गति करता है तो वहां पर जो बल आपका काम करेगा, यानी कि अभिकेंद्र बल कह दो, गुरुत्वाकर्षण बल कह दो, कि जितना पिंड का मास ज्यादा होगा उस पर उतना ज्यादा बल लगेगा। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि वो जितना दूर होगा सूर्य से उस पर दूरी के वर्ग के अनुसार
बल का मान उतनी तेजी से घटेगा। ठीक है, तो केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन के बच्चों ये दो निष्कर्ष यहाँ पर निकले कि जो वस्तु या जो आपका घेरा जितना भारी होगा उस पर बल उतना ज्यादा काम करेगा, और जो जितना दूर होगा उस पर उतना बल भी कम काम करेगा, दूरी के वर्ग के अनुसार वो घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये बच्चों क्या कहता है आपसे कि यदि आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें मास है आपके पास में, तो हमेशा उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, केपलर के नियम से प्राप्त निष्कर्षों तथा ग्रहों एवं चंद्रमा की गतियों के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, ठीक है, न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। उस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बच्चों होती है। यानी कि जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर आपके पास में यहाँ पर एक पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में एक पार्टिकल है ये वाला, तो हम यहाँ से इसको कह के चल देंगे, यहाँ से मिला के इसको इस पॉइंट से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि क्या देख पा रहे हैं कि इसके सेंटर से होके जा रहा है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है आपका, आपने पढ़ा है ना द्रव्यमान केंद्र से पिछले चैप्टर में, कि पूरी बॉडी का मास एक उसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर पूरी बॉडी का या पूरे पिंड का भार केंद्रित होता है, जिसको हम यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो जब भी हम कोई दूरियां नापते हैं बच्चों, हमेशा उसके सेंटर से नाप के चलते हैं। तो माना हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट M1 है, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट M2 है, तो इसके बीच में हमेशा बच्चों आकर्षण बल काम करता है, जो हमने बताया यहाँ पर कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल जो होगा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बच्चों अनुक्रमणपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, ये जस्ट अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बच्चों मान के चलेंगे। अगर दूरियां आपकी स्मॉल आर देन ये काम हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं बच्चों, देन आपका आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके यहाँ पर निकल के आ जाएगा F प्रोपोर्शन M1 M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए बच्चों कांस्टेंट डालते हैं। अब जब आपने कांस्टेंट डाला है यहाँ पे, तो कांस्टेंट डाल के बच्चों आपका निकल के आता है क्या, F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। तो G बच्चों यहाँ पर है, ये एक नियतांक है जिसे बच्चों कहते हैं यहाँ पे सार्वत्रिक, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बच्चों कांस्टेंट, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक नियतांक है, इसकी बच्चों वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है, जी का मान प्रत्येक स्थान पर सदैव समान रहता है। कणों की प्रकृति ताप समय आदि पर बच्चों निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको बच्चों सार्वत्रिक नियतांक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है आपके? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार एक आकर्षण बल काम करता है, जो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती अनुकरणपाती के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक, अब इसके आगे चल लेते हैं। अब इसके आगे अगर बच्चों चलते हैं तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा बताइए। तो जैसे भी हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ बराबर आपका कैपिटल जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ से जी को निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में M1 M2 हो जाएगा। ठीक है, जी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। ऐसे पद्धति मात्रक बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का होता है बच्चों किलोग्राम। तो यहाँ से इसका मात्रक बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम, है ना। यहाँ से इसका मात्रक बच्चों क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बन जाएगा, न्यूटन हो जाएगा डाइन, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, और किलोग्राम हो जाएगा बच्चों ग्राम। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। ठीक है, आप भी बच्चों यहाँ पर अगर वैल्यू एक एक मान ली जाती है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर वैल्यू आपके पास में यहाँ पर एक एक है, ठीक है, अगर वैल्यू बच्चों आपके पास में एक एक है, और जैसे बच्चों वहां पर रखते हैं तो कैपिटल जी बराबर आपका आएगा यहाँ पे 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। तो आपके पास में आएगा बच्चों 1 इंटू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी कैपिटल जी बराबर आपके पास में जाएगा बच्चों 1, है ना।
सॉरी यहाँ पे तो एफ निकाल लेना आप, तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सॉरी ये तो जी रहेगा ना यहाँ पे एफ भी जाएगा, ठीक है। एफ की एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे निकाला, जब वैसे वैल्यू रखी तो जी बराबर एफ इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 1 जाएगा। कैपिटल जी बराबर आपके पास 1 एफ इंटू 1 अपॉन 1, तो कैपिटल जी बराबर आपके पास मिलेगा एफ, ठीक है। मात्रा क्या जाएगा इसका बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीयतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमानों पिंडों के बीच कार्य करता है, इनके बीच की दूरी बच्चों एकांक हो। अर्थात संख्यात्मक रूप से देखें तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के बीच पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बच्चों बराबर होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से बच्चों यहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी विमा देखें, तो जब इसकी विमा निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला हमको ये चाहिए होगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एन एम टू, ठीक है। अब बल की विमा जो होती है बच्चों एम एल टी माइनस टू होती है, मीटर की आपकी हो जाएगी एल स्क्वायर लगे, इसलिए स्क्वायर लगे, मीटर किलोग्राम की एम और एम होती है। तो एक एम से बच्चों एक एम कट जाएगा, तो ऊपर जाके एक एम बचेगा माइनस का, एक ये दो ये तीन बन जाएगा, टी के माइनस के दो, तो बच्चों इसकी विमा हो जाएगी ये वाली एम की पावर माइनस के 1 एल क्यूब टी की पावर माइनस के 2, है ना। और ये बच्चों विमा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। ये आपके एग्जाम में आ जाती है मोस्टली, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर देखें सीजीएस पद्धति में वैल्यू होती है बच्चों इसकी 6.67 10 की पावर माइनस के 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, है ना, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर देखें सीजीएस ऐसे पद्धति में इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी होगी। कितनी वैल्यू होती है वाली बच्चों, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे बात क्लियर आपके है तो आगे देख लेते हैं बच्चों पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु आपके ऊपर से छोड़ी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय यानी गुरुत्व के कारण जो वस्तु नीचे की तरफ आती है उस पर जो भार काम करता है, यानी कि एम जी, एम तो वस्तु का मास होता है, परिमाण होता है, और जी ग्रेविटी होती है कि जिस जगह वो वहां पर नीचे जा रहा होगा, तो उस ग्रेविटी को यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कहते हैं, ठीक है। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो तो पृथ्वी द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को बच्चों गुरुत्व ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। यदि दो वस्तु में से बच्चों एक वस्तु आपके पृथ्वी, तो आपको यहाँ पर पृथ्वी जिस वस्तु बल लगाएगी उसको यहाँ पर गुरुत्व कहेंगे, ठीक है। अतः पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। मान लिया अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आपका स्मॉल एम और पृथ्वी की ओर स्मॉल जी त्वरण से गिरती है, तो पृथ्वी द्वारा इस पर आरोपित जो गुरुत्वीय बल होगा बच्चों कितना होगा आपका एफ बराबर एम जी। और यदि आपका पिंड जो है वो एक हो जाए यानी कि एक परिमाण हो जाए, 1 ग्राम कह दो या 1 किलोग्राम कह दो, देन एफ बराबर हो जाएगा जी गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर बच्चों आकर्षित करती है, ठीक है। मोस्टली जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए इसका जो विमा होती है बच्चों LT-2 होती है और मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यस बच्चों उसको यहाँ पर कहते हैं न्यूटन बटे किलोग्राम। न्यूटन बटे किलोग्राम क्यों कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि F बराबर आपका mg होता है, तो जब g निकालते हैं बच्चों तो यहाँ से F अपॉन m निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका मात्रक बच्चों न्यूटन हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक बच्चों यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन बटे किलोग्राम भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं बच्चों मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपको बच्चों समझ आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी बच्चों यहाँ पर यह है कि इस गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर बच्चों आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है।
तो अब वही देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दोनों जगह बच्चों उसका मान बदल जाता है। तो पहले भी हम जो कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे वो कर रहे हैं पृथ्वी तल के पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, ऊपर जाने पर है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाव द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर क्या चेंज उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने मान लिया बच्चों आपके पास में ये आपकी पृथ्वी होगी, ये आपकी अर्थ हो गया है ना, ये पृथ्वी होगी। ठीक है, और बच्चों उसका सेंटर बच्चों यहाँ मान के चल लेते हैं हम यहाँ पे कि इसका सेंटर कहीं ना कहीं रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपके। तो हम इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इसको मिला के चलेंगे तो इस तरीके से इसका सेंटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों कह देंगे कि इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर का बच्चों ओ मान लेंगे। बस पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है बच्चों उसको दिखा देंगे एम ई होता है, एम ई मास ऑफ अर्थ है ना। और जो बच्चों उसकी रेडियस होगी ये वाली, ये हो जाएगी बच्चों उसकी त्रिज्या आ रही यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस बच्चों आपकी आ रही होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस वस्तु पर यानी कि इसके तल पर यहाँ पर एक आपके पास में स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु रखी हुई है ना, स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। और इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पे दिखा देंगे कि ये पॉइंट आपका P होगा। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों आपका P होगा और यहाँ पे आपकी ग्रेविटी कितनी होगी, G होगी। तो इस केस में यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर अगर बिंदु P पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है बच्चों, तो यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे। पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, दूसरा इस वस्तु का भार जो हमेशा काम करेगा बच्चों आपका नीचे की ओर। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। तो उस केस में देखेंगे तो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के तल पर स्थित बिंदु P पर रखी वस्तु स्मॉल एम द्रव्यमान पर स्थित स्मॉल एम, ये लिखिए पृथ्वी के तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान की स्थित स्मॉल एम स्थित स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। ठीक है, तब यहाँ पे बच्चों दो बल काम करेंगे, तब वस्तु का भार F बराबर बच्चों काम करेगा आपका mg नीचे की ओर। ठीक है, कहाँ काम करेगा बच्चों आपका भार, mg नीचे की ओर काम करेगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा वह गुरुत्वाकर्षण नियम से यहाँ पे एक दूसरा बल काम करेगा बच्चों कैपिटल G, और m1 कितना आएगा बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है m, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चों आपका स्मॉल m, दूरी कितनी है बच्चों यहाँ पे, रेडियस कितनी है आपकी r, का स्क्वायर चला जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बल काम कर रहे होंगे, तब इन दोनों बलों को बच्चों बराबर रखा जाएगा। तो उस केस में आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, देखिए समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर mg बराबर कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन में r का स्क्वायर, ये वाला m से m गया तो g बराबर बच्चों आपके पास में आ गया कैपिटल G m e अपॉन में r का स्क्वायर। एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध बताइए तो स्मॉल जी बराबर आपको होता है कैपिटल G m e अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है,
इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो ये पृथ्वी के तल पर है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। लेकिन बात आ रही है बच्चों आपके ऊपर जाने पर कि ऊपर जाएंगे तो क्या तो कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों करना क्या है, आपको यहां से यहां से एक काम करना है, इस पॉइंट से यहां से आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर बच्चों, जब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाला, ठीक है। आप मान लो बच्चों यहाँ पर चले गए ऊपर, कितनी दूरी है बच्चों, ये मान लेते हैं कि आप अगर यहाँ से स्मॉल एच हाइट ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर आपकी ये वस्तु चली जाती है ऊपर उठ के, जिसका द्रव्यमान बच्चों एम ही रहेगा, लेकिन पॉइंट आपका चेंज हो जाता है, पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर से यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी बच्चों वो कितनी होगी, ये तो दूरी आपकी आ रही थी ना रेडियस, और प्लस आपका ये एच हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी बच्चों, आर ई प्लस के एच हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपके या नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, देखिए एक काम कर लेते हैं, तो जैसे इसको ऊपर एक की तरफ लेके जाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, तो उस केस में यहाँ पर आपका ये वस्तु हो जाएगी, इधर पॉइंट आपका पी डैश हो जाएगा, एच आपकी एच ऊंचाई आपकी एच हो जाएगी यहाँ से, तो उस केस में आपकी जो हाइट जाएगी बच्चों आर ई प्लस एच चली जाएगी, ठीक है। तो आपको दिखाना है बच्चों यहाँ पे कि ऊपर आपका बिंदु एच पर कितनी आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पे निकल के। तो उसके लिए आपने करना क्या है, अतः पृथ्वी तल से स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु को स्मॉल एच ऊंचाई पर स्थित बिंदु पी डैश तक पी डैश तक ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, जो वहां पर बच्चा आपको गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा, जी डैश हो जाएगा। और समीकरण नंबर बच्चों 3 से अगर देखें तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, जी एम ई अपॉन में डिस्टेंस आपके चेंज आएगी बच्चों, आर ई प्लस के एच जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे, तो जब समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 आ गई हुई है, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे बच्चों, समीकरण 4 को भाग कर देंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा जी डैश अपॉन में जी, पहले आप इसको रखेंगे जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस के एच का स्क्वायर, ठीक है। और इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे बच्चों, आर ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम ई, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपका कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। और आपके पास बच जाएगा जी अपॉन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस के एच का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बच्चों जो वैल्यू निकल कर आ चुकी है वो आ चुकी है, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू आपका आ गया आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी है। अब यहाँ से बच्चों आर ई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा जी अपॉन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे अगर इसको काटे हैं तो देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके पास बचेगा जी डैश इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला बच्चों आपके पास में यहाँ पर ये आ गया। अब आपको बच्चों यहाँ पर ये बताता है कि वन में कुछ जुड़ रहा है, एच को जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, और वन में जुड़ेगी। जब भी वन में वैल्यू जुड़ती है उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि वन से ज्यादा वैल्यू निकल कर आएगी, और जी के मान को जब भाग करेंगे तो मान आपका घट जाएगा। तो इससे हमको बच्चों ये चलता है पता कि जी डैश की जो वैल्यू होगी वो जी से हमेशा कम होगी। इससे हमको ये चलता है पता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर
स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है और स्मॉल जी का मान आपका बच्चों कम हो जाता है पृथ्वी के तल के मुकाबले। ठीक है, और दूसरा आपको नोट यहाँ पे याद रखना है कि यदि आप h को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाते हैं तब कितना होगा, तब अगर आप देखें तो g डैश बराबर आपका जाएगा g अपॉन में 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें तो इससे काट के बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा g डैश इजिकल टू g अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि g अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि g अपॉन 4। तो आपके पास है g डैश इजिकल टू g बाई 4। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके। तो इस तरीके से हमको चल गया पता कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर लेके जाते हैं किसी पिंड को तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण का 1/4 रह जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।